हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस है उसका सेकंड पार्ट कैपेसिटेंस के बारे में। तो कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करने से सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो आता है कैपेसिटर, कि कैपेसिटर क्या होता है। तो जनरली हमारे पास क्या होता है, जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाते हैं हमारे पास तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एल, सी एंड आर। ठीक है, आर की बातें आप 10th क्लास के अंदर बहुत पढ़ चुके हो। जब ओम्स लॉ लगाते हो तो आर होता है हमारा रेजिस्टेंस, ऐसे ही शेप के अंदर वो लगाया जाता है। ठीक है, तो आर की बातें हम काफ़ी सारी डिस्कस कर चुके हैं इन 10th क्लास की। रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर। रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है एक, कोई भी फील्ड आप लगा रहे हो, कोई करंट आपका जा रहा है तो उसके रास्ते में जो ऑब्स्ट्रक्शन आती है, उसके रास्ते में जो बाधा डाली जाती है, उसको रोकने का जो काम किया जाता है वो रेजिस्टेंस के थ्रू ही किया जाता है। ठीक है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना आपका फील्ड है वो पास करके कम पहुंचेगा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, अपने डेस्टिनेशन के ऊपर। ठीक है, तो एल जो पॉइंट है हमारा, एल जो होता है दैट इज नोन एज इंडक्टर, इसको बोला जाता है। और इसको एक कॉइल शेप में लेते हैं, ये रेजिस्टेंस के जैसा ही होता है। रेजिस्टेंस में हमारा जिगजैग चीज होती है, पर यहाँ पे हमारा क्या होता है, कॉइल शेप में बना होता है। ठीक है, और इसके अंदर सेकंड जो हमारा बच गया, सेकंड वन इज कैपेसिटर। कैपेसिटर की बात हम अभी करेंगे। कैपेसिटर क्या होती है, दो प्लेट्स होती हैं, एक के ऊपर प्लस का चार्ज होता है, एक के ऊपर माइनस का चार्ज होता है। और ये क्या करता है, चार्ज करता है या डिस्चार्ज करता है। यानी कि कैपेसिटर के दो ही काम होते हैं, आइदर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो आपका इंडक्टर होता है वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। इंडक्टर की बात हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर के अंदर। जो इंडक्टर है वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, या मैग्नेटिक एनर्जी, सॉरी। अब क्या होता है, जो कैपेसिटर होता है वो हमारा हम यूज़ करते हैं एनर्जी को स्टोर करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज को स्टोर करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, कैपेसिटर का। जो हमारी इंडक्टर होता है उसकी जो शक्ति होती है, उसकी पावर जो होती है मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करने की, या मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म के अंदर एनर्जी को, मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं इंडक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस आपको क्या बताता है, रेजिस्टेंस जो होती है वो आपको बताती है कि जो आपका रेजिस्टेंस है, रजिस्टर जो है वो, इसको बोलते हैं रजिस्टर। ठीक है, तो रजिस्टर जो है वो कितने ओम का है, 1 किलो ओम का, 2 किलो ओम का, 10 किलो ओम का, या 1 ओम का, 2 ओम का, कितना आपका रजिस्टर है, कितनी वो उसके आपका बाहर से आने वाले करंट को या फील्ड को रोक सकता है, उसकी वैल्यू आपको रेजिस्टेंस देती थी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक एनर्जी जितनी स्टोर होगी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं कह सकते हम इसको, मैग्नेटिक फॉर्म के अंदर एनर्जी को स्टोर करता है ये। इसके अंदर एलसी ऑसिलेशंस होती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या करता है, जो इसकी क्षमता होगी, इसकी जो पावर होती है एनर्जी को स्टोर करने की इंडक्टर की, उसको बोला जाता है इंडक्टेंस। एंड कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकता है, उसकी जो शक्ति होती है, उसकी जो क्षमता होती है, उसके चार्ज को स्टोर करने की जो पावर होती है, दैट पावर इज नोन एज कैपेसिटेंस। ये समझने के लिए। ठीक है, बाकी कैपेसिटेंस के फॉर्मूलाज क्या होते हैं, असल में कैपेसिटेंस क्या होता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो अब कैपेसिटर हमारे पास क्या होता है, देखिए कैपेसिटर हमारे पास होता है टू टर्मिनल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट विच हैज एबिलिटी और कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक दो टर्मिनल का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है, दो टर्मिनल का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मतलब एक ऐसे और एक ऐसे, दो प्लेट्स होती हैं। ठीक है, और यहाँ से वो कनेक्टेड होती हैं, ये प्लस से ये माइनस से, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है या करंट है वो फ्लो करेगा, और जो एनर्जी है वो इसके अंदर स्टोर होती रहती है। तो एक टू टर्मिनल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जिसके पास एबिलिटी होती है, पावर होती है, कैपेसिटी यानी कि क्षमता होती है एनर्जी को स्टोर करने की, एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखने की इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म के अंदर। हर कोई जो एनर्जी है, देखो जैसे हम बैटरी की बात करते हैं तो उसमें जो एनर्जी है वो केमिकल फॉर्म के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, केमिकल्स की फॉर्म के अंदर वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस के और कुछ फिनोमिनाज होते हैं, तो केमिकल्स की फॉर्म के अंदर उस बैटरी के अंदर एनर्जी है वो स्टोर होती है, और बाद में हमें उसे दोबारा जब हम उसको यूज़ करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर ली जाती है। वैसे ये जिस फॉर्म के अंदर एनर्जी को स्टोर करता है दैट फॉर्म इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म के अंदर ही उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है, अब जो इसकी क्षमता है दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस, जो इसकी एबिलिटी है, जो इसकी कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करके रखने की, दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस। द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस, या इसको हम स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर भी बोल सकते हैं, कि किसी चीज को स्टोर करने की इसकी एबिलिटी कितनी है, दैट इज नोन एज
कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, और इसको फैरेड्स के अंदर मेजर किया जाता है, जिसको कैपिटल एफ से लिखा जाता है। ये सेम जैसे हम कूलम पढ़ते थे, नैनो कूलम था, माइक्रो कूलम था, ठीक है, वैसे यहाँ पे भी नैनो फैरेड होगा, माइक्रो फैरेड होगा। तो कैपेसिटर्स जो होते हैं, जैसे हम रजिस्टर्स को लेते हैं, 10 ओम ले लिया, 20 ओम ले लिया या किलो ओम से ले लिया, तो हम जो हमारे कैपेसिटर्स होंगे उसको लेंगे 2 फैरेड या 2 माइक्रो फैरेड या नैनो फैरेड, इन केसेस के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर की यूनिट होती है हमारे पास फैरेड्स के अंदर। अब हमारे पास है कि कैपेसिटर बना कैसे होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हम चलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर होता है कि कोई भी दो कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर फॉर्म्स अ कैपेसिटर। कोई भी दो कंडक्टर ले लो, उनके बीच में एक इंसुलेटर लगा दो, चाहे वो एयर को आप यूज कर लो, वैक्यूम को यूज कर लो एज ए इंसुलेटर, ठीक है। एक इंसुलेटर मीडिया उसके अंदर इंस्टॉल कर दो, तो वो क्या बना लेंगे, कैपेसिटर बना लेंगे। कोई दो कंडक्टर ले लो, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज आ गया है, इसके इंडक्शन के कारण इसके ऊपर माइनस क्यू आएगा, क्योंकि प्लस के उल्टा माइनस आ जाता है। जब हमने इंडक्शन की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर तब पढ़ा था। इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। एक चीज़ याद रखना, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अब हम कैपेसिटेंस के ऊपर आ चुके हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने की बात कर रहे हैं। तो स्टोर तभी होगी ना जब एक जगह से चल के दूसरी जगह जाएगी, और चार्ज को या इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर होता है। तभी हमने V1 और V2 लिया है कि दोनों अलग अलग पोटेंशियल्स पे होंगे तभी कैपेसिटर बनेगा, सेम पोटेंशियल के ऊपर कैपेसिटर नहीं बनेगा। एक चीज चार्ज होगी, एक प्लेट चार्ज हो रही है, ये चार्ज हो रहा है तो ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो फिर ये क्या करेंगे, इसको बैटरी से चार्ज करना पड़ेगा और फिर ये इसको अपना चार्ज देगा, ये फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर चार्ज इसके अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। तो एक चार्ज हो रहा है तो एक डिस्चार्ज होगा। बेसिकली हम एक चीज बोलते हैं कि कैपेसिटर का काम होता है आइदर चार्जिंग, ठीक है, या तो चार्ज होता है, और डिस्चार्जिंग, या वो क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। यानी कि या तो चार्ज को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, या चार्जेस को डिस्चार्ज करेगा, डोनेट करेगा, किसी को दे देगा। जैसे हम बैटरी को चार्ज करते हैं, फ़ोन मोबाइल्स की बैटरी को चार्ज किया जाता है, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, या तो चार्जर लगाने पे क्या हो रही है, आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, और जैसे जैसे आप उसको यूज़ कर रहे हो तो वो डिस्चार्ज हो रही है, कोई और फिनोमिना तो नहीं हो रहा ना उसके अंदर। तो दैट इज़ नोन एज कि कंस्ट्रक्शन या कैपेसिटर की थोड़ी बहुत वर्किंग के अंदर हम क्या करते हैं कि कैपेसिटर को हम दो ही फिनोमिना करते हैं, या तो कैपेसिटर को चार्ज करेंगे या उसे डिस्चार्ज करेंगे। कैसे चार्ज और कैसे डिस्चार्ज करना है ये हम आगे करेंगे। यहाँ तक के लिए आपको कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी दो कंडक्टर्स ले लो और उनको किसी भी इंसुलेटिंग मीडिया से, चाहे डाइलेक्ट्रिक मीडिया से उनको सेपरेट कर दो, वो बन जाएंगे हमारे क्या, कैपेसिटर्स, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कंडक्टर 1 की, तो कंडक्टर 1 के पास हमारा प्लस क्यू चार्ज है, तो कंडक्टर 2 के पास माइनस क्यू चार्ज होना चाहिए। यहाँ पे V1 पोटेंशियल है तो इसका V2 पोटेंशियल होना चाहिए, और मेन मुद्दा पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, दैट इज V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2, जिसका बड़ा है उसका पहले आएगा, ठीक है। अब होता है कैपेसिटर का सिंबल। कैपेसिटर का सिंबल हम दो प्लेट से जनरेट करते हैं, ये होता है C। जब हम कांस्टेंट की बात करते हैं, कांस्टेंट की बात की, एक बार हमने जो कैपेसिटर लगा दिया, हम उसकी कैपेसिटी को अब चेंज नहीं करेंगे, उसकी एबिलिटी को चेंज नहीं करेंगे, इसी कैपेसिटर को लेके चलेंगे, तो ऐसे होता है। अगर हम वेरिएबल कैपेसिटर है कि हमने पहले कैपेसिटर लगाया, उसके बाद में हमें पता लगा कि बाहर से तो एनर्जी ज़्यादा आ रही है, तो हम क्या करते हैं, उस कैपेसिटर को चेंज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं उसकी एबिलिटी। तो यहाँ पे बीच में एक एरो लगी होती है, एंड दैट एरो डिनोट्स अ वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल मतलब वो कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, तो वो कैपेसिटर होता है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर के अंदर कोई भी दो कंडक्टर लो, उनको एक इंसुलेटिंग मीडिया से सेपरेट करो, वहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, एक कैपेसिटर बन जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द कंडक्टर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज क्यू। अब ये जो दो रीजन हमारे पास आए थे, ये दोनों रीजन, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो डिपेंड करेगा कि चार्ज कितना है। जितना चार्ज होगा, क्योंकि हम गॉस लॉ की बात भी करते हैं, चाहे कूलम्स लॉ की हम बात करते हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड या जो हमारा फोर्स होता है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ये नहीं लिखते Q/4πε0r²। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू Q, यानी कि चार्ज कितना है हमारे कंडक्टर्स के ऊपर। अगर हम Q को डबल कर देंगे तो हमारी E भी डबल हो जाएगी, ठीक है। इफ Q इज डबल, E भी हमारी डबल हो जाती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद में हमारा V है वो प्रोपोर्शनल होता है Q के, V है वो भी प्रोपोर्शनल हो गया Q के। अब V अगर Q के प्रोपोर्शनल है, या हम बोले कि Q प्रोपोर्शनल है V के, देखो V क्या होता है, वर्क डन ही होता है। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से कहाँ तक, 2 से 1, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर तक लेके आना या दूसरे से पहले तक लेके जाना, दैट वर्क डन इज नोन एज
पोटेंशियल, और चार्ज जितना होगा उसके हिसाब से ही होगा ना। एक आपको 5 किलो की चीज़ उठा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जानी है, एक आपको 1 किलो उठा के लेके जानी है, तो वर्क डन किस पे निर्भर कर रहा है? उसके वेट के ऊपर, उसके वेट के ऊपर निर्भर कर रहा है। जितनी ज़्यादा भारी चीज़ होगी उतनी आप ज़्यादा तंग होते हो, उतना आपको वर्क डन ज़्यादा करना पड़ता है, उतनी आपको क्षमता ज़्यादा चाहिए होती है उसे उठा के लेके जाने के लिए। तो वैसे ही क्या होता है कि इस केस में भी जितना चार्ज होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पोटेंशियल कितना आएगा, कितना आपको काम करना पड़ेगा उसे एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करने के लिए। तो क्यू है वो प्रोपोर्शनल्स टू वी हमने ले लिया, प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो कांस्टेंट आता है, तो क्यू इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू वी, एंड दैट कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? क्यू बाई वी। और यही जो कांस्टेंट होता है, दिस कांस्टेंट इज नोन एज सी, एंड सी इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है उसका फॉर्मूला होता है क्यू बाई वी। कितना चार्ज था और आपके जो दोनों कंडक्टर्स हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल कितना है, वो जो वैल्यू होगी दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस। ठीक है, उसकी कैपेसिटेंस को वो डिस्क्राइब करेगी। जितना पोटेंशियल होगा, डिफरेंस होगा उनके बीच में, जितनी किसी के पास कमी होती है किसी चीज़ की, उतनी उसको हम ज़्यादा वो चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं, वो उतनी ज़्यादा चीज़ को ले सकता है। अब जितनी हमारे पास, अगर हमारे पास पहले से वो चीज़ ज़्यादा है या हमारे पास 1-2 की कमी है, तो हम क्या करेंगे, काम निकल भी जाता है। पर अगर हमारे पास हमें उस वैसी चीज़ें 10 चाहिए होती हैं और उसके बिना गुजारा होता ही नहीं है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमारी कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? क्यू के ऊपर और वी के ऊपर। जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस, क्योंकि कैपेसिटर होता है क्या, चार्ज को ही तो स्टोर करना है। तो जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर हो गया उतनी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, और जितना ज़्यादा पोटेंशियल उतनी कम कैपेसिटेंस। पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उतनी वो चार्ज को स्टोर करने की जो क्षमता है उसके अंदर आपका टाइम इंक्रीज होता जाएगा, आपको वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा, उतनी ही आपकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, अब सी जो है ना, सी हमारा डिपेंड किसके ऊपर करेगा? ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर सी डिपेंड करती है, कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है। दूसरा, या नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक हम उसके अंदर जो रखते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि इंसुलेटिंग मीडिया के ऊपर डिपेंड करती है। अब ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में हमारा शेप आ जाती है, साइज आ जाती है और सेपरेशन आ जाता है। यानी कि जो आपने कैपेसिटर बनाया है वो किस शेप का है, किस साइज का है, छोटा है, बड़ा है, दोनों प्लेट्स के बीच में डिफरेंस कितना है, इस प्लेट के और इस प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितना है, उसके ऊपर भी वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो नीचे हमने क्या लिया है, और दूसरा नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडिया के ऊपर भी डिपेंड करेगा। डाइलेक्ट्रिक आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, ग्लास यूज़ कर रहे हो, प्लास्टिक यूज़ कर रहे हो, या किसी मेटल का ऑक्साइड यूज़ कर रहे हो, या कोई इलेक्ट्रोलाइटिक जो लेयर है वो यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो क्या आप यूज़ कर रहे हो वो भी डिपेंड करेगा। तो नीचे आपको एक कैपेसिटर दिखाया हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं। ये एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रोड्स है, मेटल इलेक्ट्रोड्स, 2 प्लेट्स जो हैं वो, और उसके बाद में हमारा ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक स्पेसर दिया हुआ है, एंड देन हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो डाइलेक्ट्रिक है वो इतना सा प्लेस किया हुआ हमने इसके साथ। अब आप देखिए, जो कैपेसिटर होता है उसके पास 2 इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, विच आर सरफेस सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक और बिटवीन मेटेलिक प्लेट्स, और उनके बीच में हमने क्या होता है, सेपरेट किया होता है एक डाइलेक्ट्रिक से, या किसी भी आप बोलो कि इलेक्ट्रोलाइटिक लेयर से, या कोई भी डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग मटेरियल से। ठीक है, अब कंडक्टर्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकते हैं, थिन फिल्म्स भी हो सकते हैं। थिन फिल्म यानी कि पतली पतली शीटें भी हम लगा सकते हैं, वो किसी की भी बना सकते हैं, वाटर की भी थिन फिल्म्स बनती हैं तो वो भी यूज़ हो सकती है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर था, इसमें से आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये आपके उतने ज़्यादा काम का नहीं है, जस्ट आपको दिखाया हुआ है कि इंसर्टिंग हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सारा का सारा नेगेटिव था, ठीक है, और ये हमारे पास पॉजिटिव था। 2 इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं विच आर सरफेस, इनको हम सरफेस बोलते हैं, इनका कुछ ना कुछ एरिया होता है। ठीक है, इनका एरिया होता है, और ये जो एरिया होता है इस डी से हम काफ़ी ज़्यादा, कई बार हम ज़्यादा ही लेते हैं कि ये जो डी होता है ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, ए से, या डी स्क्वायर जो है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज़ नॉन एज डी। तो कैपेसिटर्स क्या होते हैं, 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स होते हैं या 2 मेटल प्लेट्स होती हैं सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, उनको बोला जाता है कैपेसिटर। और हर एक के ऊपर चार्ज, इसके ऊपर प्लस क्यू है तो इसके ऊपर माइनस क्यू होना चाहिए। ठीक है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी होना चाहिए। अब है हमारे पास कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है। देखो, कैपेसिटर के 2 ही काम होते हैं, फर्स्ट इज चार्जिंग एंड सेकेंड वन इज डिस्चार्जिंग। पहले चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज करेगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, ये एक सर्कल चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटर है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल दैट द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज एप्रिशिएबली व्हेन
एन अर्थन कंडक्टर इज ब्रॉट नियर इट। एक कोई आपका कैपेसिटर है, उसकी जो कैपेसिटेंस है, उसकी जो चार्ज को स्टोर करने की जो क्षमता है, या उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो बढ़ जाता है। कब कब? जब एक अर्थन मतलब ग्राउंडेड जिसको बोलते हो, अर्थ के नीचे ग्राउंड वायर जैसे हम करते थे, तो ग्राउंडेड कंडक्टर को हम उसके पास लेके आते हैं। तो अब ये कैसे होता है वो हम नीचे फिगर से डिस्कस करते हैं। मान लो हमारे पास एक प्लेट थी ए, उसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था, प्लस प्लस पॉजिटिवली चार्ज है। दूसरी प्लेट हमारे पास क्या है? न्यूट्रल है। इस प्लेट का दोनों के बीच में हमारा जो पोटेंशियल है, या दोनों का जो पोटेंशियल है, दैट इज वी। अब ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, इस प्लेट को उठा के इसके पास लेके जाना है, इस प्लेट को उठा के बी को उठा के ए के पास लेके जाना है। इंडक्शन होगी दोनों के अंदर, ठीक है। इंडक्शन के कारण चार्जेस आएंगे न्यूट्रल वाली प्लेट के ऊपर। जिस साइड प्लेट ए है उस साइड नेगेटिव आएंगे, क्योंकि इंडक्शन के अंदर हमेशा ऑपोजिट चार्जेस इंड्यूस होते हैं। और जिस साइड बी का दूसरा जो साइड है जो ऑपोजिट टू ए है, वहां पे हमारा प्लस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी पोटेंशियल हमारा v है, क्योंकि जितना चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ है वो चार्ज इसी का है, तो इसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कुछ लॉस नहीं हुआ हमें चार्ज का, तो पोटेंशियल उतना का उतना ही हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये जो बी वाली प्लेट है इसकी पॉजिटिव साइड को ग्राउंड कर देते हैं, अर्थन कर देते हैं, अर्थ के अंदर ले जाते हैं। तो हमें पता है कि जो 10th क्लास के अंदर हमने किया था, जो अर्थन जो होता है वायर जो होती है वो नेगेटिव चार्ज को कैरी करती है। प्लस का चार्ज हमारे पास आता है जो हमारे पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ से। अर्थन का वायर हम नीचे से अर्थ के ऊपर ट्रांसफार्मर के पास लगाया जाता है, अर्थ के अंदर एक रोड गाड़ दी जाती है धरती के अंदर, वहाँ से नेगेटिव चार्ज लिया जाता है और प्लस माइनस दोनों को करके फिर इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई जाती है घर पे, आजकल रिसेंटली नए तरीक़ों से। तो ये सारा प्लस क्या करेगा, ये सारा प्लस इधर से चल के सीधा धरती में चला जाएगा, बचा क्या? नेगेटिव। ये तो खत्म हो गया यहाँ पे, तो प्लस यहाँ पे चला गया। अब ये इस नेगेटिव पोटेंशियल पे पहुंच गया। अब नेगेटिव पोटेंशियल पे पहुंच गया तो अब इसको दोबारा प्लस के ऊपर लेके जाने के लिए इस ए को दोबारा कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ेगा। फिर ये इसको क्या करेगा, प्लेट के ऊपर पॉजिटिव को इंड्यूस कराएगा, नेगेटिव पॉजिटिव वाला डायपोल्स इंड्यूस होंगे हमारे, और जब ये इंड्यूस हो गए फिर हम इसको ग्राउंड करेंगे, तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव फिर अंदर चला गया, फिर क्यू को चार्ज दो। तो अब पहले अभी भी हमने देखो, पहले क्यू को क्या था, हमने बोला कि इतना ही चार्ज है इसके पास, पर जब हमारा अर्थन हो गया एक कंडक्टर, अर्थन कंडक्टर को हम इसके पास लेके आए एक के पास, तो हमें बाहर से और क्यू चार्ज देना पड़ा। तो और क्यू चार्ज देंगे तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है ना, तो वही इसने बोला कि जो कैपेसिटर होता है वो किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, दैट कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाती है कंडक्टर की। कब? जब एक अर्थन कंडक्टर को उसके पास लाया जाता है। ये कंडक्टर हम इसके पास लेके आए, इंडक्शन हुई, चार्ज प्रोड्यूस हुआ, उसको अर्थन कर दिया, तो अब इसको और चार्ज चाहिए ए को, इसको दोबारा चार्ज करने के लिए, तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी ना, क्यू चार्ज इसके अंदर और डाल दिया, अगले स्टेप में क्यू और डाल देंगे, तो लगातार हमारा जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब हम ये करेंगे, जो हमारा डाइलेक्ट्रिक होता है वो क्या करवाता है, उसको हमने क्यों पढ़ा था पहले कि वो कैपेसिटर के अंदर मैंने आपको बोला था कि एक इफेक्टिव रोल को प्ले करता है डाइलेक्ट्रिक। तो वो डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के अंदर क्या करेगा, देखो फिगर पे आओ, ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स है, ये प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, इनका एरिया मान लो, इसका भी एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है। हमने क्या किया, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, ठीक है। हमने इसके बीच में एक क्रीमिक लेयर रख दी, एक डाइलेक्ट्रिक मीडिया रख दिया। ये हमारी दो प्लेट्स थी कैपेसिटर की, इसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक रख दी। अब जब हम डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं ना, तो वो डाइलेक्ट्रिक क्या करती है, कैपेसिटेंस को इंक्रीज करा देती है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ चार्ज तो उसको पोलराइज होने के लिए भी तो चाहिए ना, तो वो एक्स्ट्रा भी तो देना पड़ेगा। वो पोलराइज होगी, फिर क्या होगी, हमारे आगे जो अगली प्लेट है उसके ऊपर चार्ज पहुंचेगा, तो वो एक एक्सेस अमाउंट हमारे पास चार्ज का आता है। तो जो नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक्स होती हैं हमारी, आर यूज टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटर की कैपेसिटी को इंक्रीज कर देती हैं जो हमारी डाइलेक्ट्रिक्स होती हैं। कंडक्टिंग स्लैब लो चाहे नॉन कंडक्टिंग स्लैब लो, कुछ ना कुछ हद तक आपका जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। कि आप कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर उस डाइलेक्ट्रिक की लेयर रख देते हो, या वो डाइलेक्ट्रिक सरफेस आप रख देते हो, जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, वो रख देते हो, तो पहले उसको भी तो चार्ज करना पड़ेगा, उसको भी तो पोलराइज करना पड़ेगा। जब उसको पोलराइज करना है तो उसको पोलराइज करने के लिए पहले हमें कुछ और चार्ज भी तो देना पड़ेगा।
जैसे हमने पिछले में किया कि वो अर्थंड हो गया तो दोबारा उसको चार्ज करने के लिए क्यू चार्ज हमने और दिया, तो यहाँ पे भी तो देना पड़ेगा उसको पोलराइज कराने के लिए, फील्ड ई लगाना पड़ेगा तभी पोलराइजेशन होगी, P इज इक्वल्स टू ज़ाइल ई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगा, कुछ ना कुछ चार्ज से आएगा। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाती है जब डाइलेक्ट्रिक्स को नॉन कंडक्टिंग या कंडक्टिंग किसी को भी इंसर्ट किया जाता है विद इन द कैपेसिटर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कैपेसिटर की इंट्रोडक्शन, कि कैपेसिटर होता क्या है और कैपेसिटर का काम क्या होता है, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, किस प्रिंसिपल के ऊपर वो काम करता है, और जो हम पीछे से डाइलेक्ट्रिक करते आ रहे थे, और वो डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटर के अंदर क्या रोल है, हमने ये चीज़ें यहाँ तक डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जब हम कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखते हैं आइदर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और हम करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर क्या होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, और काफ़ी सारे और आर्टिकल्स जो पेंडिंग है हमारे कैपेसिटर के उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।